क्या आप भी बहरीन जाना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है कि आपने बहरीन के या गल्फ के किसी भी कंट्री के फ्रॉडियों से कैसे बचना है, उनके फ्रॉड करने का तरीका क्या है। मुकम्मल स्टोरी आपको इस वीडियो में मिलेगी। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सभी दोस्त? आई होप सभी खैरियत से होंगे। आज मैं आपको अपनी एक आप बीती बताऊंगा कि बहरीन में जाने के लिए आपको जिन फ्रॉडियों का सामना करना पड़ सकता है, आप उनके फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं। जो मेरे साथ हुआ मैं आपके सामने रखूंगा ताकि आप लोगों के भी आंखें खुल सकें और आप इन शातिर फ्रॉडियों से बच सकें। आज आपको वो मुकम्मल बताऊँगा कि उन लोगों ने, एक फ्रॉडिये ने कैसे मेरे साथ जो है वो फ्रॉड करने की कोशिश की और मुझे कन्विंस करने को उसने क्या क्या अंदाज़ अपनाया। सारी वीडियो सारी डिटेल आपको बताएंगे। अगर आप भी बहरीन जाना चाहते हैं या उसके अलावा किसी और कंट्री में भी जाना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो लाजमी है। इस वीडियो को लाजमी देखें ताकि आपको फ्रॉड के नित नए तरीके का पता चल सके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। जी मैं खुद तकरीबन पिछले कोई 6 से 7 माह से कोशिश कर रहा था कि किसी गल्फ कंट्री में जाने के लिए। तो मैंने कोशिश की कि दुबई के वीज़े तो नहीं लग रहे, चले मैं कोशिश कर लेता हूँ बहरीन के वीज़े के लिए। तो मैंने एक बहरीन का फेसबुक पे ग्रुप था कि बहरीन जॉब्स या बहरीन वीज़े के नाम से, तो मैंने उसमें पोस्ट डाल दी कि मुझे बहरीन के वीज़ा विद जॉब चाहिए, यानी कि जॉब ऑफर लेटर भी होना चाहिए और साथ में वीज़ा भी होना चाहिए। 1-2 दिन के बाद ही मुझे वो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मुझे मैसेज आ गया कि हमारे पास वीज़ा और जॉब अवेलेबल है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अगर आपके पास वीज़ा और जॉब अवेलेबल है तो आप मुझे उसके बारे में गाइड करें, मैं इसको जो है ना वो लेने के लिए तैयार होऊंगा। तो उस शख्स ने, उसका हम फर्जी नेम रख लेते हैं नवाज़। तो उस नवाज़ नामी बंदे ने मुझे कहा कि हमारे पास वीज़ा और जॉब अवेलेबल है बहरीन के लिए, तो अगर आपको चाहिए तो हम दे सकते हैं। मैंने कहा कि चलें ठीक है, आप मुझे इसकी डिटेल बताएं, अगर मुझे ये अच्छा लगेगा तो मैं इंशाल्लाह इसको करूँगा। तो उसने मुझे बताया कि ये एक डिलीवरी बॉय का है, ये एक फार्मेसी है, फार्मेसी भी आपने मेडिसिन डिलीवरी करनी है, तो ये उसका वीज़ा है। मैंने कहा कि मैं ये वीज़ा नहीं लेना चाहता फार्मेसी डिलीवरी के लिए, तो अब ऐसा करें, मेरा छोटा भाई है वो भी बाहर जाना चाहता है, उसका भी वो पासपोर्ट होल्डर है, तो आप ये वीज़ा उसके लिए कर दें। तो कहता चले ठीक है। मैंने कहा उसको ड्राइविंग वगैरह भी आती है और इधर आके उसका लाइसेंस भी जल्दी बन जाएगा, तो आप ये वीज़ा उसको दे दें। उसने कहा जी ठीक है, फार्मेसी का जो ड्राइविंग का है, जो डिलीवरी बॉय का वीज़ा है वो हम उसको दे देते हैं। मैंने कहा ठीक है। उसने मुझे कहा कि आपने क्या किया हुआ है, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या? मैंने कहा मैंने इस तरह मेरी ये डिग्री है, ये मेरे पास डिप्लोमा है फार्मेसी का, और ये मैंने एक दुबई से जो एग्ज़ाम है वो मैंने पास किया, मेरे पास ये लाइसेंस वगैरह भी है। तो उसने कहा ठीक है जी, आप मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सअप करें, तो मैं उसी अरबाब से बात करता हूँ जिसकी फार्मेसी है कि वो आपको भी अगर वो जॉब ऑफर कर दे तो दी बेस्ट हो जाएगा, आप दोनों भाई एक ही अरबाब के पास जॉब कर लें। तो मैंने कहा ये तो अच्छी बात है। मैंने उसको डॉक्यूमेंट सेंड कर दिए और फिर नेक्स्ट डे उसका मुझे मैसेज आया। अब उस शख्स जिसका नाम हमने नवाज़ रखा है, तो नवाज़ ने मुझे मैसेज किया कि मेरी अरबाब से रात बात हुई है, वो एग्री है, वो कहता है ठीक है, हम आपको भी, इस लड़के को भी हम वीज़ा दे देंगे और दूसरा डिलीवरी बॉय वाला भी वीज़ा दे देंगे। मैंने कहा वो बात मेरी समझ में आती है कि आप उसको डिलीवरी बॉय का वीज़ा देंगे, तो मुझे आप कौन सा वीज़ा देंगे? उन्होंने कहा कि उस नवाज़ ने मुझे कहा कि आपको फार्मेसी सुपरवाइज़र का हम वीज़ा देंगे। मैंने कहा चलें ठीक है, मुझे इसकी डिटेल बताओ कि मुझे वहाँ पे क्या करना होगा, क्या काम होगा, ये वो। उसने कहा आपको फार्मेसी के अंदर ही काम करना पड़ेगा और बाहर वाला जो काम है वो जो डिलीवरी वाला आपका भाई है वो उसको बाहर वाला वो करेगा और आपका काम सिर्फ फार्मेसी के अंदर ही होगा। मैंने कहा ठीक है। चलें जी, बात हमारी चलती गई। उसमें उसने हमें बताया तकरीबन जो डिलीवरी बॉय वाला वीज़ा है उसकी प्राइस जो है उसने बताई 5.5 लाख, और जो मेरे वाला वीज़ा था जो फार्मेसी के अंदर वर्क करना था उसकी उसने प्राइस बताई 5 लाख रुपए। तो ये आपके वीज़ा होंगे, टिकट वगैरह आपका अपना होगा और इसमें आपका मेडिकल हम इधर वाला जो यानी कि बहरीन में जाकर मेडिकल होगा वो लोग खुद करवाएंगे। तो ये तमाम उसने प्रोसेस बताया। जो डिलीवरी बॉय था उसकी उसने जो बताई है हमें, इसकी सैलरी बताई थी वो 220 दिनार थे और साथ में रेजिडेंसी थी। और जो मेरे वाली उसने बताई थी जो फार्मेसी के अंदर वर्क करना था उसकी सैलरी उसने बताई 250 दिनार सैलरी बताई, और उसमें आपकी रेजिडेंसी और आपका जो खाना पीना है यानी कि फूड और अकोमोडेशन आपकी अपनी होगी। तो हमने उससे कहा कि आपका अरबाब अगर हमारा एक है तो आप उसको को अगर दूसरे लड़के को वो अकोमोडेशन दे रहा है, छोटे भाई को अकोमोडेशन दे रहा है, तो वो मुझे भी अकोमोडेशन दे। तो वो कहता ठीक है, मैं उससे बात करूंगा। तो उसने हमें जो है ना वो सेटिस्फाई रखने की कोशिश की, तो हम भी सेटिस्फाई थे कि ठीक है वो हमें जॉब ऑफर कर रहा है दोनों भाइयों को, तो एक ही शहर में, एक ही मुल्क में और एक ही अरबाब के पास काम करेंगे, तो हमारा जो मेंटली तौर पर हम जो है वो सेटिस्फाई हो चुके थे।
इसी दौरान उसने मुझे अपने घर का पता भी बताया कि पाकिस्तान में उसका घर किस जगह पे है। उसका घर एक चीचा वतनी सिटी है पंजाब का, उसके राउंड बोट एक गांव था, वहाँ पे उसका घर था। मैं गांव का नाम नहीं बताऊंगा, वहाँ पे उसकी रहाइश थी। तो हमने मैप के ज़रिए जो है उसके गांव निकाला, तो उसके गांव के जो साथ वाला एक गांव है वहाँ के हमें एक दोस्त का नंबर मिला, एक कॉन्टैक्ट नंबर मिला। उसके ज़रिए हमने उस गाँव का कॉन्टैक्ट नंबर लिया। उसके गांव में जिस बंदे के साथ हमारा कांटेक्ट हुआ वो उसका कोई रिश्तेदार ही था, उसका रिलेटिव था। हमने उसको नहीं बताया कि हमने नवाज़ के साथ वीज़े की बातचीत करनी है। हमने कहा हमने नवाज़ के वालिदैन को मिलने के लिए आना है, क्या वो इसी गांव में रहते हैं? उसने कहा जी हाँ, वो इसी गांव में रहते हैं और वो वाकई ही रिटायर्ड मुलाजिम भी हैं, जैसा कि उसने हमें बताया था कि मेरे वालिद रिटायर्ड मुलाजिम है। तो इस हिसाब से उसका बताया हुआ डाटा, उसकी घर की लोकेशन, वो सारा कुछ बिल्कुल ठीक था और हम सेटिस्फाई हो गए। अच्छा जी, उसके बाद हमने उसको ये भी कहा कि हम एक वीज़े के पैसे आपको इधर देंगे और एक वीज़ा का पैसे जो है वो आपको वहाँ पे आके सैलरी में से देंगे, और बाप को ये बात आप कहें, उससे डील करें ये। उसने कहा ठीक है जी, मैं उनसे डील कर लेता हूँ और आपको सुबह बताऊँगा। अच्छा, सुबह तकरीबन 10 से 11 बजे उसका फिर मुझे मैसेज आया कि ठीक है, मेरी अरबाब से बात हो चुकी है, हमें तकरीबन जो वीज़े की फ़ीस है वो उसको देना पड़ेगी फौरी तौर पर। तकरीबन जो 4 से 5 लाख बनती है दोनों वीज़ों की फ़ीस, और बाकी जो 5 लाख है वो मैंने अरबाब से बात कर ली है। वो कहता ठीक है, वो हम सैलरी में से ले लेंगे। हम इस बात से भी सेटिस्फाई हो चुके थे, क्योंकि वो हमें एक जो है वो उसने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ था और हम लगे हुए थे, क्योंकि हम भी चाहते थे हम बाहर जाएं और वो चाहता था कि ये हमारे जो कस्टमर है ये फंस रहे हैं तो हम इसको फंसाते जाएं। तो वो फंसा रहा था, हम फंसी जा रहे थे। तो ये हमारा ये सिलसिला जो है वो 3-4 दिन चलता रहा। अभी तक हम मुकम्मल तौर पर सेटिस्फाई थे कि उसने जो है अरबाब से बात भी की है, उसने 2 फीसों की उससे बात भी की है, वो हमें ऑफ़र लेटर भी लेके दे रहा है, और पाकिस्तान के अंदर उसने जो हमें अपनी लोकेशन बताई थी वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट करेक्ट थी। उसकी फैमिली वहीं पे रहती थी और जो उसने बताया था वो बिल्कुल दुरुस्त था कि उसके फादर जो हैं वो गवर्नमेंट रिटायर्ड मुलाजिम है और उसी गाँव के रहने वाले हैं और काफ़ी अर्से से उसी गाँव में रहते थे। उसकी बताई हुई तमाम बातें बिल्कुल ठीक थी, इसलिए हम मुकम्मल तौर पर सेटिस्फाई थे अब तक। अब उसी रात को उसका दोबारा व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाता है कि मुझे इस तरह करके आप पेमेंट भिजवाएं। तकरीबन कोई 1 से 1.5 लाख के राउंड बोर्ड उसने मुझसे पेमेंट मांगी कि आप इतनी पेमेंट भिजवा दें। ये उसकी वीज़े की फ़ीस है जो हमने उसको पे करनी है पहले अरबाब को, ताकि वो वीज़ा जो है वो उधर से निकलवा सके। तो ये फ़ीस हमने उसको पे करनी है, तो ये पेमेंट आप मुझे सुबह लाजमी लगवा दें, उसके बाद ही वो हमें ऑफ़र लेटर देगा। और उस नवाज़ नामी शख्स ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि सुबह एक दिन में आपका जो है वो फ़ीस भी आप पे हो जाए और आपके वीज़ा भी निकल जाए और आपका जो एफिडेविट वगैरह है, जो आपका ऑफ़र लेटर है, वो सारा कुछ एक ही दिन में मैं कंप्लीट कर दूं, बार बार हमें जो है वो खज्जल ख़राब ना होना पड़े। तो मैंने कहा कि ठीक है, हम इसके बारे में कोशिश करते, ताकि कहता है कि सुबह आप लाजमी तौर पे जो है ना वो फ़ीस जो है वो मुझे भिजवा दें, क्योंकि आपको ये मुकम्मल मुझ पे ट्रस्ट है। मैंने आपको अपने घर का पता और अपने वालिद का नाम, उनका ये वो हर चीज़ आपको डाटा दे दी है, लिहाजा आप जो है ना वो मुझ पे ट्रस्ट करें और अपनी पेमेंट भिजवा दें। तो मैंने उसको कहा कि आप ऐसे करें, आप अपने वालिद साहब का मुझे कॉन्टैक्ट नंबर दें, मैं उनसे बात करके पेमेंट उनको दूंगा, वो आपको भिजवाएंगे। वो कहता कोई मसला नहीं, मैं आपको अपने वालिद साहब का नंबर दे देता हूँ, आप उनसे रब्ता कर लें। अभी इस वक्त तक उसको ये नहीं पता था कि हम उसकी फैमिली को यहाँ पे ट्रेस कर चुके हैं पाकिस्तान में, हमारे पास उनके गाँव का नंबर आ चुका है, ये उसको अभी तक बिल्कुल नहीं मालूम था। और उसने मुझे कहा कि ठीक है, मैं आपको अपने वालिद का नंबर दे देता हूँ, आप उनसे कॉन्टैक्ट करके पेमेंट जो है आप सुबह भिजवा दें। मैंने कहा ठीक है। अब यहाँ पे नंबर 1 जो मुझे यहाँ पे एक डाउट होने लगा था वो ये था कि मैं फार्मेसी के लिए अप्लाई किया है, तो हर कंट्री, हर गल्फ़ कंट्री का एक कानून है कि जहाँ पे आप फार्मेसी पे वर्क के लिए अप्लाई करते हैं वहाँ का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, वहाँ के एक डिग्री होती है, वहाँ का एक इशुएंस लेटर होता है, एक सर्टिफिकेट होता है, वो आपके पास होना चाहिए। लेकिन इसने कहा है कि अरबाब से बात होगी, अरबाब कहता है ताख़ीर ना करें, जल्दी आ जाएँ। उसने ना तो मेरा कोई इंटरव्यू किया है, ना अरबाब ने मेरे साथ बात की है, ना अरबाब ने के किसी मैनेजर ने मेरा इंटरव्यू किया है कि आपको कोई काम आता है फार्मेसी का, आपके पास डिप्लोमा कौन सा है, आपके पास लाइसेंस कौन सा है, आपको काम कितना आता है। ऐसा अरबाब या उसके किसी मैनेजर की तरफ से मेरा कोई इंटरव्यू नहीं किया गया। तो मुझे यहाँ से डाउट हुआ कि ये कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि अगर आप किसी भी गल्फ़ कंट्री में किसी फार्मेसी पे जॉब करना चाहें तो आपके पास एक वहाँ का एक वैलिड, उसी नेशनैलिटी का, उसी मुल्क का एक लाइसेंस होना चाहिए। लेकिन इस अरबाब ने मुझसे ऐसा कुछ तलब नहीं किया था, जहाँ से मुझे डाउट होना शुरू हुआ।
अगली सुबह मैंने फिर उसके साथ कांटेक्ट किया। मैंने कहा आपने मुझे कहा था कि मैं अपने फादर का आपको नंबर भिजवाता हूं, लेकिन आपने अभी तक नंबर नहीं भिजवाया। हम उनसे बात करें और उनको हम पेमेंट का जो शेड्यूल है वो बताएं। अब हम उससे तकरीबन 50% सेटिस्फाई थे और 50% अनसेटिस्फाई हो गए थे। हम मुतमिन नहीं थे, हमें कुछ डाउट नज़र आ रहा था। तो मैंने उसको 2 से 3 बार कहा कि अपने फादर का नंबर मुझे सेंड करें। तो बजाय इसके कि मुझे अपने फादर का वो नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर सेंड करता, उसने मुझे जो है वो एक नई कहानी सुना दी कि आप जो है फादर साहब के नंबर को क्या करेंगे, आप डायरेक्ट उधर चले जाएं, मैं आपको अभी नंबर भेज देता हूं, आप जाने की तैयारी करें, ये करें वो करें। उसने मुझे एक कहानी सुना दी, लेकिन अपने फादर साहब का नंबर नहीं दिया, जहां से हमारा शक मजीद बढ़ता गया। इस वक्त आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हकायक पर मबनी वीडियोस मिल सकें, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके साथ भी कभी ऐसा फ्रॉड हुआ है और आप क्या उससे बच निकले हैं। अल्लाह पाक खैर फरमाए। अब मैंने अपने वालिद साहब से बात की कि इस तरह का मामला है और मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूँ कि ये बंदा कहीं हमें चूना तो नहीं लगा रहा। तो हमने उसी बंदे के साथ दोबारा कांटेक्ट किया जो कि उसके गांव का बंदा था। तो उसने मुझे बताया कि ठीक है, आप हमें बताएं आपका मसला क्या। हमने कहा हमने ऐसे ऐसे उनसे एक वीज़ा लेना है, हमारी 2 वीज़ों की बात चल रही है उस नवाज से, तो आप बराए मेहरबानी उनके फादर से हमारी बात करवा दें। उसने कहा ठीक है, मैं इस वक्त डेरे पे हूँ तो मैं शाम को घर जाऊँगा, जाके उनसे बात करवाऊँगा। अच्छा, वक्त गुजरता गया। इस दौरान नवाज़ हमें ये कहता रहा कि आप पेमेंट जो है वो मेरे नंबर पर भिजवा दें डायरेक्ट, आप इधर मेरे फादर के नंबर पर ना भिजवाएँ, क्योंकि मैंने अभी वीज़ा जो जाना है एजेंसी वगैरह और बाप के साथ, तो मैंने अभी उसको फ़ीस पे करनी है, तो जल्दी करें, आप पेमेंट भिजवा दें ताकि आपको ऑफर लेटर मैं आज ही निकलवाऊँ। उधर हम इंतज़ार कर रहे थे कि इसके फादर से बात हो जाए और फिर हम सेटिस्फाई होंगे और फिर हम उसके फादर के ज़रिए उसके पेमेंट करेंगे। अच्छा, वक्त गुजरता गया और शाम के वक्त उस बंदे के साथ दोबारा बात हुई। उसने कहा कि जी मैं बिल्कुल उस नवाज़ के घर पे गया था, उसके फादर को कहा था कि इस तरह कुछ दोस्त हैं वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपके बच्चे से उन्होंने वीज़े लेने हैं। तो उसके फादर ने मुझे क्लियर जवाब दे दिया कि आप उनको बता दें कि मैं उनसे कतन बात नहीं करूंगा, आपने कोई वीज़ा लेना है या नहीं लेना तो आप डायरेक्टली उस लड़के से, मेरे लड़के से बात करें, मेरे साथ इस मामले में कोई बात नहीं करें, ना ही मैं इसका जिम्मेदार हूँगा। वो आपके साथ फ्रॉड कर रहे, आपको वीज़ा दे ना दे, मैं उसका बिल्कुल 1% रवादार नहीं हूँगा, ये मेरी क्लियर कट बात है, और ना ही मैं इनसे बात करूँगा। तो जब हमारी शाम को उससे बात हुई तो उसने हमें ये सारी स्टोरी बता दी। उसके गांव वाले लड़के ने कि मैं चाचा के पास गया था और उन्होंने ये कहा है कि मैं बिल्कुल इसका ज़िम्मेदार नहीं हूँगा। तो हमने फिर उसी गांव के एक और दोस्त का नंबर ट्रेस किया, उसके साथ रब्ता किया। उसने कहा जी इसके वालिद साहब बिल्कुल इस मामले में नहीं आएंगे, क्योंकि अभी कुछ अर्सा पहले ही इसने फ्रॉड किया है, ये लाहौर में फ्रॉड करके इधर आया था। तो लाहौर के लोग इसके पीछे इसके गाँव आए थे, तो इसके पापा ने उसकी मिन्नत समाजत करके उनको पैसे वापस किए हैं। तो अभी इस वक्त भी ये फ्रॉडियाँ कर रहे हैं, तो आप जो है ना इसके फ्रॉड से बचें। अब हमें 100% यकीन हो गया था कि ये बंदा मुकम्मल तौर पर हमारे साथ फ्रॉड कर रहा है। तो शाम को जब इसकी कॉल हमें आती है कि इस तरह आपने कोई बंदा भिजवाया था मेरे घर, हमने कहा जी हमने भिजवाया था, हमने ये पता करने के लिए कि आप लोग को हमने पेमेंट करनी है, तो आपके वालिद साहब एग्री हैं या नहीं है। तो वो कहता आपने बंदा क्यों भिजवाया हमारे घर, जब मैं जो कह रहा था मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ, तो आप फिर किसी दूसरे के थ्रू आपने क्यों वालिद साहब से कॉन्टैक्ट किया, ये वो आपने अच्छा नहीं किया, ये हो गया वो हो गया। तो मैंने कहा यार वो जो भी हो गया उसको छोड़ो, आप ये बताओ अरबाब से बात हुई आपकी, आपके ऑफर लेटर का क्या बना। कहते यार वो अरबाब से मेरी बात हुई है, वो मुझे टाइम नहीं दे रहा हो। तो मैंने कहा चलो ठीक है जी, दफ़ा हो, तो हमने तुझसे वीज़ा लेना ही नहीं है, अब मैं आपको कोई और वीज़ा ट्रेस कर देता हूँ। तो ऐसे कर करा के उसने जो है वो अपनी जान छुड़वाने में ही भला समझा। तो ये एक मुकम्मल मैंने आपको बताई ये स्टोरी। जो भी हमारे दोस्त बहरीन जाना चाहते हैं या किसी भी अदर कंट्री में जाना चाहते हैं, वो ऐसे फ्रॉडियों से बिल्कुल बचें। मुकम्मल आप तसल्ली कर लें किसी भी शख्स की, उसके घर जाके उसके स्पेशली उसके गांव में से उसका पता करें कि ये बंदा कैसा है, कब से बाहर गया हुआ है, और इसके साथ अगर हमने वीज़े की डील करें तो क्या ये हमें वीज़ा दे सकता है या ये फ्रॉडिया है। तो आप डायरेक्ट बाहर के मुल्क में किसी को पेमेंट ना भिजवाएं। उसके इधर जो पाकिस्तान में उसकी रेजिडेंसी है वहाँ जाके आपको 10-15 हज़ार रुपये आपका खर्चा आ जाएगा ना। आप गाड़ी पे जाएँ, बाइक पे जाएँ, आप 2-3 दोस्त चले जाएँ, उसके गांव में जाएँ, वहाँ के किसी सीनियर बंदे को लेकर उसके घर जाएँ कि हमने ये वीज़ा लेना है आपके बच्चे से, आपके भाई से।
तो आप मेहरबानी करें, आप उनके साथ रब्ता करें और आप जिम्मेदार ठहरें तो हम आपको पेमेंट देते हैं। डायरेक्ट आप पेमेंट जो है वो आउट ऑफ कंट्री में बिल्कुल ना भिजवाएं। तो ऐसे तरीक़ों से, ऐसे फ्रॉडियों से आपको बिल्कुल बचें। और आपने जो हालात व वाक़यात इस वक्त चल रहे हैं, आपको एक एक कदम फूंक के चलना होगा, बड़ी एहतियात से चलना होगा, क्योंकि जो फ्रॉडियाँ हैं वो इस किस्म के फ्रॉड करते हैं कि आप वैसा सोच भी नहीं सकते हैं। मेरे वाले साहब चूँकि 15 साल सऊदी अरब में रह चुके थे और उनको कुछ तरीक़ों का पता था, लेकिन हम भी तकरीबन 3 से 4 दिन फुली सेटिस्फाइड थे। उसके बाद हमें डाउट होना शुरू हुआ। तो आप जो नए लोग हैं, जो बिल्कुल हमारी तरह देहाती हैं, हम भी देहात से ताल्लुक़ रखते हैं, तो जो हमारे देहाती लोग हैं, हमारे देहाती भाई हैं, वो जल्दी इनके चक्रों में आ जाते हैं। तो बराए मेहरबानी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप किसी ऑथेंटिक बंदे के ज़रिए वीज़ा लें। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन से ऐसे ज़रिए हैं जहां से आपको ऑथेंटिक वीज़ा मिल सकता है, जहां पे फ्रॉड होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होते। तो आप भी उन तरीके से, उन ऑथेंटिक तरीक़ों से आप वीज़ा अप्लाई करें। आपको पैसे भी, आपकी जो पेमेंट माकूल लगेगी और आपको वीज़ा भी बगैर फ्रॉड के बिल्कुल ऑथेंटिक मिलेगा। तो अपनी हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको ये मुकम्मल प्रोसेस भी बताएंगे। और ऐसे फ्रॉडियों से बचें। और जब तक आपके पास ऑफ़र लेटर या आपका वीज़ा जो है वो आपके पास नहीं आ जाता, उनको बिल्कुल पेमेंट ना करें। और अपना और अपने रिश्तेदारों का, अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।